सुमन और मनोज दोनों जॉब वाले थे। सुमन एक स्कूल में टीचर थी और मनोज एक कंपनी में काम करता था। दोनों की नई नई शादी हुई थी, तो शादी के बाद मनोज ने साउथ दिल्ली में एक पॉश कॉलोनी में किराए पर एक फ्लैट ले लिया। कॉलोनी में सुमन और मनोज नए थे, तो किसी के बारे में इतना जानते नहीं थे। उसी कॉलोनी से कुछ ही दूरी पर ममता नाम की एक काम वाली भी रहती थी। ममता कॉलोनी के कुछ घरों में काम करती थी। ममता की पड़ोसन सरला भी कॉलोनी के ही घरों में काम करती थी। ममता और सरला के अपने अपने घर बंधे हुए थे। ममता बहुत ही सीधे स्वभाव की थी, चुपचाप घरों में काम करना और किसी से कोई मतलब नहीं रखना। पर सरला का स्वभाव बहुत ही अलग था। हर किसी के घर का भेद रखना, इधर की बात उधर करना और चुगली करना। सरला ममता से बहुत ईर्ष्या करती थी। ये बात ममता को पता थी, पर वो चुप रहती थी। सरला को जैसे ही पता चलता था कि फ्लैट में कोई नया परिवार रहने आया है, वो फौरन वहां पहुंच जाती थी। जब सुमन और मनोज कॉलोनी के फ्लैट में नए नए रहने आए, तो सरला को ये बात पता चल गई और वो सीधी उनके फ्लैट पर गई और घंटी बजाई। जी नमस्ते मेम साहब, मेरा नाम सरला है, किसी से भी पूछ लीजिए। सरला काम वाली। इस कॉलोनी का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। कॉलोनी के कई घर मैंने पकड़े हुए हैं, जहाँ मैं झाड़ू पोछा बर्तन सफाई कपड़े सब काम चुटकियों में निपटा लेती हूँ। आपको भी तो काम वाली की जरूरत होगी मेम साहब। ठीक है, हाँ लगानी तो है काम वाली। अच्छा पगार कितना लोगी? देखिए मेम साहब, मैं सारे कामों के 5,000 रुपए लेती हूँ, पर आप नए नए आए हो तो 4,000 में पक्का कर लूंगी। लेकिन कॉलोनी में किसी को मेरे रेट नहीं बताना मेम साहब। सुमन सरला को काम पर रख लेती है। सुबह सुबह सुमन को स्कूल जाना होता था, इसलिए वो दोपहर में ही सरला को बुलाती थी। सुमन थकी हारी घर आती थी, इसलिए सरला पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। धीरे धीरे इसी वजह से सरला उससे मीठी मीठी बातें करके काम चोरी करने लगी। एक दिन, सुमन ये मेरी कमीज पर दाग कैसा? ये तो पिछले हफ्ते ही मैं नहीं लाया था। ब्रांडेड कमीज पर ये दूसरा रंग कैसे लग गया? अरे मैंने सरला को बोला था ये कमीज नई है, इसे दूसरे कपड़ों से अलग धोना। सरला, ओ सरला इधर आना। जी मेम साहब, क्या हुआ, आपने बुलाया? सरला मैंने तुम्हें बोला था ये कमीज सभी कपड़ों से अलग धोना। ये क्या है, ये दूसरे कपड़े का रंग इस पर कैसे लग गया? सॉरी मेम साहब, वो मेरा आदमी बड़ा दिमाग खराब है उसका, बार बार फोन करके पैसे मांगता है। उसी से बात कर रही थी, इसलिए कमीज अलग धोना भूल गई। सुमन क्या करती, अब जो होना था वो हो गया। उसे पता था अगर ज्यादा बोलेगी तो नई काम वाली उसे इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। सुमन की सासू माँ कुछ दिन के लिए रहने आने वाली थी। मनोज माँ को लेने स्टेशन चला जाता है। अब सुमन की सासू माँ घर पर ही थी, तो सुमन ने सासू माँ के होने पर सरला को जल्दी काम करके जाने के लिए बोल दिया। सुमन की सासू माँ की आंखों की रोशनी कुछ कमजोर थी। सरला सुमन के सामने तो फिर भी थोड़ा डर कर काम करती थी, पर अब उसे पता था कि सुमन तो है नहीं, इसलिए वो काम चोरी करने लगी। वो सुमन की सासू माँ से नजरें बचाकर काम निपटाने की कोशिश करती और अब उसने अच्छे से साफ सफाई भी करना बंद कर दिया था। एक रोज, सरला ये बाथरूम की दीवारों पर पानी से साफ नहीं करती, कितने जाले लग गए हैं कोनों पर। वो तो आज और कल मेरी छुट्टी है, इसलिए खुद ही इस बाथरूम सोचा धो देती हूँ, पर दीवारें इतनी गंदी है मानो हफ्ते भर से धुली ना हो। मेम साहब करती तो हूँ, रोजाना रगड़ रगड़ कर साफ करती हूँ, पर ये मिट्टी पता नहीं कहाँ से दोबारा आ जाती है। मनोज कल आपके ऑफिस के कुछ लोग लंच पर आ रहे हैं या डिनर पर? सुमन डिनर तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए वो लोग ऑफिस से ही सीधा लंच के लिए आएंगे। तुम सारी तैयारियां कर लेना। सरला को भी कल जल्दी बुला लो, माँ तो इतना काम नहीं कर पाएगी। सरला होगी तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। सरला चोरी छुपे मनोज और सुमन की बातें सुन लेती है और काम से बचने की तरकीब सोचती है। सरला कल छुट्टी मत करना, बल्कि थोड़ा जल्दी ही आ जाना। कल साहब के ऑफिस के कुछ लोग दोपहर के खाने पर आ रहे हैं, तो मुझे तुम्हारी जरूरत रहेगी। अगले दिन सुबह के 10 बज जाते हैं। सरला 9 बजे आ जाती थी, पर 10 बजे तक जब वो नहीं आई तो सुमन परेशान होने लगी। बार बार घड़ी की तरफ भी देखने लगी, कभी दरवाजे की ओर देखती। उसका दिमाग खराब हो रहा था कि इतना काम पड़ा है और सरला का कुछ अता पता ही नहीं। सासू माँ और मनोज ने सुमन से कहा कि सरला के घर पर फोन मिलाएं
कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, आज क्या हुआ? सरला का फोन उसके पति ने उठाया और बोला कि सरला की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आज काम पर नहीं आ सकती। ये सुनकर सुमन अपना सिर पकड़कर बैठ गई। सुमन दूध लेने के लिए दरवाजे पर गई। उसने सामने से ममता को जाते देखा और उससे पूछा, तुम यहीं काम करती हो क्या? मेरा नाम ममता है। मेम साहब, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल के फ्लैट मेरे ही बंधे हुए हैं। क्या हुआ? आप थोड़ा परेशान लग रही हो मेम साहब। मेरे घर सरला काम करती है, पर आज वो नहीं आई है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके नंबर पर फोन किया तो उसका पति बोला कि सरला बीमार है। क्या सिर्फ आज के लिए तुम मेरी मदद कर सकती हो? आज मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कुछ लोग लंच पर आने वाले हैं। ममता तो वैसे भी अच्छे स्वभाव की थी, तो उसने सुमन को मना नहीं किया। ममता ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारा काम निपटा दिया। ये देखकर सुमन बहुत ही खुश हुई और उसने ममता से कहा कि जब तक सरला ठीक होकर नहीं आती, 1-2 दिन वही काम पर आ जाए। ममता ने हाँ कर दी। ममता जानती थी कि सरला बीमारी का नाटक करके हमेशा काम के वक्त काम चोरी करती है और घरों में जिस दिन कोई मेहमान आए या काम ज्यादा हो, वो छुट्टी कर लेती थी। ममता ने सुमन को 1-2 दिन के लिए हाँ बोल दिया और चली गई। सुमन भी बाजार से कुछ सामान लेने चली जाती है। वो जैसे ही बाजार पहुंचती है, वो देखती है कि सरला अपने पति के साथ हलवाई की दुकान से समोसे और नमकीन खरीद कर खा रही है। सरला ने सुमन को बीमारी का झूठा बहाना बनाया और जरूरत के वक्त छुट्टी कर ली। सुमन गुस्से में भरी हुई चुपचाप घर आ जाती है। बाजार में सबके बीच सुमन ने सरला से भिड़ना ठीक नहीं समझा। अगले दिन ममता जब सुमन के घर काम पर आती है, सुमन उसे कहती है, ममता, मैंने सोच लिया है, सरला की जगह अब तुम मेरे घर पर काम करोगी। मैं सरला को काम से निकाल रही हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, मैं सरला को बहुत सालों से जानती हूँ। मुझे पता है वो थोड़ी काम चोरी करती है, पर उसके बंधे हुए काम को पकड़कर मैं उसके पेट पर लात नहीं मार सकती। और मैं सरला को समझाऊंगी कि मन लगाकर काम करे। आप उसे ऐसे नौकरी से मत निकालो मेम साहब। सरला के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी काम चोरी की आदत की वजह से हर कोई उसे काम से निकाल देता है। मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि उसे कोई नया घर मिल जाए, इसीलिए खुद कभी भी नए घर नहीं पकड़ती। उसे माफ कर देना मेम साहब, वो भी मेरी तरह गरीब है। ममता को ये सब बातें कहते देख दरवाजे पर खड़ी सरला सुन लेती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो अंदर आती है और सुमन से पिछले बर्ताव और झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है। सुमन सरला की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर उसे माफ कर देती है। सरला ममता के गले लगकर उससे भी माफी मांगती है। उसे ममता से हमेशा जलन का भाव रखने का पछतावा होता है। अगर ममता चाहती तो सरला के घर हथिया सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। ये ममता के अच्छे स्वभाव का प्रतीक था। सरला भी उस दिन से सभी घरों में अच्छे से काम करने लगी। सरला को भी ममता की तरह ही अब बड़े घरों में काम मिलने लगा। एक कामचोर काम वाली की छवि अब सरला के माथे से भी हट चुकी थी। सुमन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वैसे वो बहुत होशियार थी। धामपुर शहर में उसकी ससुराल थी। आजकल वो अपने बेटे पारस के साथ मायके रहने आई हुई थी। पारस, इतना दौड़ा दिया, थक गई हो बेटा, अब तंग मत करो। चलो ये एक निवाला और खाओ। सुमन बिटिया, तू जितना बोलेगी खाने के लिए, ये उतना ही तुझे तंग करेगा। अपना भी तो ध्यान रखना है, 7वां महीना चल रहा है, ऐसे भागा दौड़ी ठीक नहीं। क्या करूँ माँ, खाने के लिए इसके आगे पीछे ना भागूं तो ये पूरा दिन कुछ न खाए। रुको माँ, शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो माँ जी, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? क्या नितिन का एक्सीडेंट हो गया? कौन से अस्पताल में है वो? मैं पहुंच रही हूँ। सुमन के पति नितिन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। सुमन अस्पताल पहुंचती है। सुमन बहू, डॉक्टर ने कहा है कि नितिन के पैरों में गहरे जख्म आए हैं। डॉक्टर, कुछ तो इलाज होगा। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके घुटनों के हिस्से में ज्यादा दबाव पड़ा है। माँ, मैं और मीना जरा घर जा रहे हैं। बंटी घर पर अकेला है। सुनो जी, ये तुम्हारा भाई तो अपाहिज हो गया है। अब हमारी छाती पर क्या ये सारी जिंदगी बैठकर मूंग दलेंगे? ऊपर से उसके 2 बच्चे, एक साथ में है और एक पैदा होने वाला है। अब तुम मेहनत करोगे और वो मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। अरे मीना, तुम देखती जाओ, इन्हें घर तो आने दो। मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर देना है। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। मैंने सब सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। हाँ। सुमन और उसकी सास नितिन को घर लेकर आते हैं। अगले दिन, माँ, मुझे नहीं लगता कि अब नितिन कोई काम कर पाएगा या कभी चल पाएगा। देखो ना, मेरा भी अपना परिवार है,
मेरे भी अपने बच्चे हैं, है ना। मैं कब तक इसके परिवार को भी पालता रहूंगा। सुरेश, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों भाइयों का कोई अपना मकान या अपनी दुकान तो है नहीं, किराए के घर में रहते हैं और किराए की ही दुकान है। मैं कब तक किराया भी भरूं और सबकी रोटी का भी इंतजाम करूं। नितिन, तू अब सुमन और अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने का इंतजाम कर ले। सुरेश, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है तो तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गनीमत समझो कि हम आपको यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वरना फिर आप जानती हैं। अरे तू क्या मुझे निकालेगी? मैं ही अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। सुरेश, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है। अगले दिन सुमन सबके साथ अपनी माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे साथ यहीं रह, मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम यही पास में ही कोई किराए का घर दिलवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। सुमन 1200 रुपए महीने का एक किराए का कमरा ले लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन, माँ जी, पारस माँ के साथ वृंदावन दर्शनों के लिए चला गया है। घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। हाँ बहू, वो होता है तो पूरा घर उसके शोर से गूंजता रहता है। माँ जी, नितिन की 2 कमीजें दर्जी को ठीक करने के लिए दी थी, मैं लेकर आती हूँ। सुमन बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोच में डूबी थी, क्या करूं? मुझे कमाई का कोई जरिया तो ढूंढना ही होगा। मुझे कहीं नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे, सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। नितिन का लौकी खाने का मन था, उस सब्जी के ठेले से ले लेती हूँ। भैया, ये एक लौकी देना। अभी इनके आलू तोल लूं, फिर देता हूँ। ये लो माता जी, 2 किलो आलू, 40 रुपए हो गए। भैया, ये तुमने तराजू के नीचे क्या लगा रखा है? दिखाना जरा। कुछ भी तो नहीं लगा रखा मैडम जी। सुमन तराजू उठाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि तराजू में चुंबक चिपकी हुई है। भैया, कुछ तो शर्म करो। तुम लोगों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो, चुंबक लगाकर घपला कर रहे हो। ईमानदारी से काम करना नहीं आता तुम्हें? पता नहीं कब से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके सब्जी बेच रहा है। सुमन को बोलता देखकर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी वहां एक आदमी आता है, जिसे देखकर उस जगह पर खड़े सारे ठेले वाले उसे झुककर नमस्ते करते हैं। क्यों रिया, क्या हुआ? यहाँ इतना शोर कैसा तेरे ठेले पर? ये सब्जी वाला लोगों को ठगता है। अपने तराजू में चुंबक लगाकर लोगों से धोखाधड़ी करके अपनी सब्जी बेचता है। तेरी इतनी हिम्मत हरिया कि तुम मेरे इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है और धोखाधड़ी करता है। मैं चाहूँ तो अभी तुझे यहाँ से हटा सकता हूँ। माफ कर दो सज्जन सेठ, आज के बाद कोई बेईमानी नहीं करूंगा। शराफत से सब्जी बेचूंगा। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, अगर मेरा कमाई का जरिया छिन गया तो वो भूखे मर जाएंगे। हाँ, रहने दीजिए भाई साहब, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ परिवार की परेशानियों का दर्द क्या होता है। बात करते करते सुमन की आंखें भर आती हैं। तभी चिंता से उसके दर्द शुरू हो जाता है। वहाँ आसपास में भीड़ लग जाती है। अरे, इन बहन जी की तबीयत खराब हो रही है, लगता है इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सुमन की अचानक शायद चिंता और परेशानी से दर्द शुरू हो जाता है। सज्जन सेठ कुछ लोगों की मदद से सुमन को अस्पताल ले जाता है। सुमन रास्ते में ही अपने घर का पता सज्जन सेठ को बता देती है। सज्जन सेठ उसकी सास को अस्पताल बुला लेता है। सुमन को एक बेटी पैदा होती है। वही सज्जन सेठ को पता चलता है कि सुमन का पति नितिन अपाहिज है और वो बहुत ही दुखों से गुजर रही है। सज्जन सेठ, आज आपने बड़े भाई की तरह मेरी मदद की है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहन, तुम मेरी अपनी बहन जैसी हो। सुमन घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद सज्जन सेठ उसके घर आता है। सुमन बहन, तुम मुझे काम के लिए बोल रही थी? मेरे पास सब्जी की बहुत सी दुकानें हैं, पर संभालने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी मंडी में जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं उनका हिसाब और देखरेख अब से तुम रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह ये काम और कोई ईमानदारी से नहीं कर सकता। माँ जी, नितिन देखो, भगवान ने सज्जन सेठ के रूप में एक भाई देकर हमारी कितनी मदद कर दी। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अब कड़ी मेहनत से मंडी में जाकर सब्जियों का सारा हिसाब रखती। एक एक दुकानदार से जाकर पूछती और देखती कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। सज्जन सेठ भी सुमन की मेहनत को गौर करता था। सुमन के आ जाने से सज्जन सेठ का भी काम बहुत आसान हो गया था। अब सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था। अब कोई भी सब्जी बेचने वाला दुकानदारी में घोटाला नहीं करता था। बहू,
तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। अब तो नितिन भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। देखना, तुम्हारा प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से वो भी जल्दी चलने लगेगा। सुमन को सज्जन सिंह के रूप में देवता समान भाई मिल गया था। उस दिन के बाद सुमन सब्जी मंडी का सारा काम संभालने लगी। धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर सुमन एक सब्जी वाली बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है।